गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, वन लाइनर फैक्ट्स हैं एंड एट द एंड MCQs है। तो आइए आते हैं टॉपिक पर और देखते हैं हम लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से महत्वपूर्ण इश्यूज हैं। ओके, चलिए फर्स्ट इश्यूज है हम लोग के पास कि 15 वर्षों में 415 मिलियन जो भारतीय हैं उनको क्या किया गया है, बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। और ये रिपोर्ट किसकी है? UNDP प्लस OPHI के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। UNDP प्लस OPHI के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। ओके, OPHI यानी ऑक्सफोर्ड, OPI का फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी OPHI। ओके, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। UNDP भी इसके साथ है। अब इस सबसे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये खास करके जो जारी किसके, हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि जारी किसके द्वारा किया जाता है इसको अवॉइड कर देते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिखा है, फुल फॉर्म भी मैंने लिख दिया है। UNDP आपका क्या हो गया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI। ओके, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सा? बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है जारी की गई है। तो 15 वर्षों में कितने हैं? 15 वर्षों में 415 मिलियन जो हैं वो गरीबी से बाहर आए हैं। लगभग 230 मिलियन लोग जो हैं अभी भी गरीबी रेखा में उनको माना जा रहा है, गरीब माना जा रहा है। ओके, 230। तो खैर रिपोर्ट देख लेते हैं और क्या बोलता है। रिपोर्ट के मुताबिक कब से कब तक? 2005 से लेकर, कब से? 2005-6 से लेकर 1921, क्योंकि 15 वर्षों का बता रहा है तो अगर हम 5-6 से कैलकुलेट करते हैं तो करीब करीब 1921 के बीच के कितने हैं भारत में? कुल 415, ये डाटा याद रखिएगा, मिलियन लोग जो हैं गरीबी से बाहर आ चुके हैं। कितने? 415 मिलियन लोग। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक जो चार्ट दिख रहा है कि गरीबी से मुकाबला कर भारत हुआ बेहतर। यहाँ देखिए कि गरीबों की आबादी कितनी थी? 55.1%। ये कब थी? 15 साल पहले यानी 2005-6 का ये आंकड़ा है। ठीक है, अब 2019 से 2021 के बीच में कितनी हो गई है? 16.4%। यानी आपको क्या करना है, इसे भी ध्यान रखना है। 415 मिलियन के साथ आप एक परसेंटेज को भी ध्यान रखिएगा। ओके, कि 55% थी और अभी कितनी आ गई है? 16% पर आ गई है। कुपोषण पीड़ित का भी दिया गया है। कुपोषण पीड़ित कितने थे? आंकड़ा ये दिया गया है, ये आंकड़ा। और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बाल मृत्यु दर कितनी थी और अभी कितनी हो चुकी है। ओके, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों को ध्यान रखिएगा। ओके, तीनों याद रखना है आपको। अब हम लोग थोड़ा यहाँ देख लेते हैं कि यह जो इंडेक्स जो जारी किया जाता है MPI, इसके कौन कौन से डायमेंशंस हैं, मतलब इसके कितने पार्ट को लेकर के, किन किन चीज़ों को देख करके ये क्या करता है, ये आंकड़ा अपना निकालता है। ओके, चलिए, तो इसके 3 डायमेंशन है। अब यहाँ पे देख रहे हैं सेम वही है कि बहुआयामी गरीबी 55% से कितना आ गया है? 16.4% पर यह आ गई है। भारत में 230 मिलियन, भारत में कितने? 230 मिलियन से अधिक लोग अभी भी गरीब हैं। बाहर कितने हुए हैं? 415 मिलियन, है ना। और लगभग कितने? 230 लोग जो है अभी भी गरीब है। MPI के 3 आयाम है, 3 डायमेंशन है। कौन कौन सा है? एजुकेशन है, हेल्थ है और क्या है? लिविंग स्टाइल। आपका लिविंग स्टाइल यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप कैसे रह रहे हो। ठीक है, इसके 3 आयाम है, इसके 3 आयाम है। 3 आयाम दिए गए हैं। ओके, कौन कौन से हैं इसके 3 आयाम? वो तो 3 आयाम कौन कौन से? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ओके, और आपका जीवन स्तर, यानी 10 संकेत आपके दिखाए जा रहे हैं। 10 संकेत हैं। ठीक है, इसके 10 संकेतों को क्या करता है? आप यहाँ पे 3 आयाम, इसको ध्यान रखिएगा। ये 30, इसमें कौन कौन से सभी पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, सभी पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसको ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा बता रहा है। तो 10 संकेतों पर क्या करता है, गरीबी को यह नापता है। 10 संकेतों पे 3 स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर यानी हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 10 संकेतों पर है। और इसमें जो सबसे सपोज जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अगर 0 से 1 तक होता है, इसका मान कैसे होता है, 0 से 1 तक होता है। और उच्च मान जो होता है उच्च गरीबी को संकेत देता है। उच्च मान उच्च गरीबी को संकेत देता है। क्लियर, समझ में आया? उच्च मान उच्च गरीबी को संकेत देता है। तो ये हो गई आपकी जो ये इश्यूज है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें एक एक पॉइंट जो मैं बता दे रही हूँ फिर से सुन लीजिए। आपको इसमें कौन जारी करता है वो ध्यान रखना है, प्लस 415 मिलियन ये डाटा जो आंकड़ा है इसको याद रखिएगा। लगभग अभी भी कितने लोग गरीब हैं इसको ध्यान रखना है। भारत जो है इसमें सबसे अगर बोला जाए तो गरीबी जो सबसे ज़्यादा अभी भारत में है, उसके बाद आता है नाइजीरिया का स्थान। ठीक है, उसके बाद है नाइजीरिया। ओके, तो भारत को तो इस संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर इसके डायमेंशंस कितने हैं, हो सकता है आपसे पूछ ले कभी सवाल में कि एमपीआई को लेकर के इसको ऐसे क्वेश्चन दे दे, बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट ना दे करके थोड़ा सा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन देके उसके अंदर ए और बी दे दे, है ना। सब क्वेश्चन जैसा होता है ना, देखते हैं कि हाँ थोड़ा सा कंसेप्चुअल बना दे कि थोड़ा सा लेंदी कर दे क्वेश्चन को, तो आपको उसमें ध्यान रखना है। अगर संकेत पूछ ले कि इसके 5 संकेत हो तो नहीं, इसके 3 संकेत है, 3 डायमेंशन है जिसके तहत इसको क्या किया जाता है, इसका इंडेक्स जारी किया जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा और भी करीब आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 1.1 अरब लोग अगर दुनिया की, ये तो भारत की बात हो गई ना कि 230 लोग, अभी भी ये भारत की बात है। लेकिन यहीं पर एक पॉइंट और ध्यान दे लीजिए, अगर विश्व स्तर पे बोला जाए या दुनिया जो भी वर्ल्ड लेवल पे बोला जाए, तो आप कर सकते हैं कि लगभग 18% जो है विश्व स्तर पर 18% यानी करीब 1.1 अरब लोग, ठीक है, अभी भी किसमें है, गरीबी में है। जहाँ पे भारत के संदर्भ में 230 मिलियन है, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें, दुनिया की अगर बात करते हैं तो वो 18% या आप यहाँ पे कर सकते हैं 1.1, ठीक है, इतना अरब कर सकते हैं। इतने अरब लोग क्या हैं अभी भी क्या हैं, गरीबी में है। क्लियर, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इश्यूज क्या है हम लोग के साथ। नेक्स्ट इश्यूज है महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों के निपटारे में। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों के निपटारे में उत्तर प्रदेश जो है भारत में दूसरे स्थान पर है। यूपी किस में है, भारत में यह दूसरे स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, पहली चीज जो हेडलाइन दी गई है वह अपने आप में एक क्या है, फैक्ट है। हेडलाइन क्या है, अपने आप में फैक्ट है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में यूपी भारत में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अपराध मामले मतलब निपटारों के मामले में। ओके, ये निपटारा वर्ड याद रखिएगा, यानी अपराध को कम करने में, इसको निपटने में। क्लियर, चलिए आते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के लंबित मामलों के निपटारों में भी यह भारत का दूसरा राज्य है। अपराध के खिलाफ लंबित मामलों के निपटारे, जो भी मामले हैं उसके निपटारे में, यानी उसे क्लियर करने में, है ना, उस मामले को खत्म करने में क्या है, ये भारत का दूसरा राज्य है। ठीक है, क्योंकि इसको लेकर के ना कुछ इंडेक्स जो है जारी किए गए हैं, भारत का दूसरा राज्य है। अब इसके साथ ही क्या किया गया है, ये तो चलिए भारत का यहाँ पे दूसरा राज्य होगा, ये एक न्यूज़ हो गई आपके पास। ठीक है, लंबित मामलों का निपटारा, पॉइंट्स यहाँ ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में FIR दर्ज करना और जांच के मामलों में यह 5वें स्थान पर है। ठीक है, जो लंबित मामला है महिलाओं के खिलाफ, उसको निपटारे में तो ये दूसरे, अगर देखा जाए इस पे है, दूसरे स्थान पर है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं FIR की या जांच के मामले की बात करते हैं तो वहां पर यह 5वें स्थान पर है, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ दूसरा स्थान तो इसको दिया गया है, तो पहला स्थान किसको दिया गया है। अगर यह दूसरा स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है, दादर और नगर हवेली और दमन दीव। ओके, क्योंकि हमारे मन में जब हम लोगों ने ये जैसे ही इसका हेडलाइन पढ़ा तो दिमाग में तो पहले ही आ गया कि अगर महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में यूपी 2nd पोजीशन पर है तो फर्स्ट में कौन है, तो फर्स्ट में दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। ओके, ये ध्यान रखिएगा। चलिए
एक और इसके साथ फैक्ट जुड़ा हुआ है कि इसने आईपीसी की धारा जो 376 है और पॉक्सो एक्ट के तहत 97.8% जो है एफआईआर का इन्होंने निपटारा किया है। ठीक है, 97.8% का। तो चूंकि क्वेश्चन को करता क्या है, इसमें ये सभी लाइन इंपॉर्टेंट है। आज की जितने भी इश्यूज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को जितना भी बता रही हूँ उसमें जो लाइन यहाँ दी गई है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो यूपीपीसीएस के एग्जाम देंगे उनके लिए सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और जो अदर स्टेट का पेपर दे रहे हैं उनके लिए हेडलाइन इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों के निपटारे में यूपी तो है सेकंड पोजीशन पर है, तो फर्स्ट पोजीशन पे ये पॉइंट को भी ध्यान देना है कि दादर और नगर हवेली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। पुडुचेरी 97.5 मामलों के निपटान के साथ तीसरे स्थान पर है। तो आपके पास क्या क्या आ गया? दादर, नगर हवेली, दमन और दीव फर्स्ट पोजीशन, सेकंड यूपी एंड थर्ड पे कौन है? पुडुचेरी है, पुडुचेरी। ओके, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को सुलझाने में अगर बात की जाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिहार की कंडीशन क्या है। बिहार का प्रदर्शन जो है 18.5% के साथ, अब क्या बोला जाए है ना, सबसे खराब रहा है। बिहार की जो कंडीशन है वो सबसे खराब है महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में। इसके बाद किसका है? मणिपुर, और उसके बाद असम। यानी मणिपुर जो है वो सेकंड पोजीशन पर है। आप स्कोर देख रहे हैं 18.5% है, 18.5% है। तो जब भगवान का थोड़ा आप लोग के ऊपर एक बोल सकते हैं ना कि ब्लेस हो और आपकी अपनी मेहनत हो, बीपीएससी की इंटरव्यू को जब फेस करने का मौका मिले तो वहाँ अगर पूछा जाए तो ये जो आपके पास एक बहुत सॉलिड जवाब होगा। 18.5% जो महिलाओं का जो वहाँ की कंडीशन है मामलों को सुलझाने का, तो इसको लेकर के आप वहाँ पे कुछ कार्य को कर सकते हैं, है ना, महिलाओं के लिए। तो ये वहाँ के लिए बहुत एक अच्छा आपको एक फैक्ट मिल गया, इसको ध्यान रखिएगा कि महिलाओं की जो कंडीशन है यानी महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उन मामलों को सुलझाने के लिए बिहार की कंडीशन सबसे खराब है। और यही इसको आप अपने मेंस के आंसर में भी जो क्वेश्चंस आते, जैसे सपोज महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया या कहीं पे भी कुछ जो इससे आ रहा है, वहाँ पे भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं और इसके लिए आप क्या सुधार कर सकते हैं ये भी आपके पास एक पॉइंट मिल गया है। ओके, चलिए अब इसके बाद किसकी कंडीशन है? तो ये मणिपुर कितने परसेंट के साथ? 20% के साथ। और 46% के साथ कौन है? असम जो है थर्ड पोजीशन पर है। सबसे खराब बिहार, देन मणिपुर, देन आसाम। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इश्यूज में। सरकार ने 1 जनवरी 2025 सरकार ने क्या है 1 जनवरी 2025 से बनने वाले जो भी ट्रक हैं उनके केबिन को, क्योंकि ट्रक का केबिन यानी जहाँ जो ड्राइविंग सीट होती है वो उसको क्या करेगी, उसमें क्या कर रही है, एसी वो होना जरूरी है। मतलब जो केबिन होगी वो उसमें एसी होना मस्ट है। ठीक है, अनिवार्य कर दिया गया है। और ये सूचना कौन जारी करेगा? जाहिर सी बात है नितिन गडकरी जी के द्वारा बोला गया है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो सड़क हादसे होते हैं, ठीक है, सड़क हादसों में बहुत ज़्यादा रोल जो होता है इन जो ट्रक ड्राइवर होते हैं इनका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ट्रक जो चालक होते हैं इनका मतलब सड़क सुरक्षा को हम बोल सकते हैं, जो हादसे हैं उनको रोकने के लिए अगर देखा जाए तो ट्रक की सुरक्षा को लेकर के ये भी काफ़ी ज़्यादा जो इनकी भूमिका जो है इसको सुनिश्चित करती है। तो इसी को देखते हुए इन्होंने क्या किया है कि 1 जनवरी 2025 से बनने वाले ट्रकों के केबिन में वातानुकूलन प्रणाली अनिवार्य बनाने की सूचना जारी कर दी है। ठीक है, N2 और N3 जो श्रेणी के मोटर वाहनों के केबिन में AC सिस्टम लगाना अनिवार्य हो गया। N2 और N3 क्या है देख लीजिए। एंड एक्चुअली वो आप लोग देखे होंगे ना कि ट्रक तो ऐसा सभी को जानते ही हैं, तो उसमें होता क्या है ना, जो छोटे श्रेणी का होगा जैसे N2 श्रेणी के जो मोटर वाहन होंगे वो 3.5 टन ही मतलब माल ढोता है, उसके इसको बेहतर माना जाता है। और N3 श्रेणी का जो वाहन होता है यानी जो बड़ा होता है वो 12 टन माल ढोने के लिए बेहतर माना जाता है। तो इसलिए ये बोला गया है N2 और N3 यानी छोटा और बड़ा। जो ट्रक का साइज भी तो होते हैं कि कुछ कम माल ढोने वाले होते हैं कुछ अधिक, तो उनके लिए क्या कर दिया गया है, इसको
कब से? 1 जनवरी 2025 से। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन बनेंगे ये N2 N3 तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे दिया है। इस पे आपके सवाल नहीं बनेंगे कि माल ढोने के लिए कौन सा बेहतर है, नहीं, ये सवाल नहीं बनेंगे, केवल एक नॉलेज के लिए, जानने के लिए सवाल बनेंगे कि सरकार ने आपसे वो ये पूछ सकता है, ईस्वी पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है कि कब से किया है ट्रकों के लिए, तो 1 जनवरी 2025 कब से, ये इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखिएगा कि कब से किया जा रहा है। 1 जनवरी 2025 से ट्रकों के केबिन को क्या कर दिया जाएगा, ट्रकों के केबिन को अनिवार्य कर दिया गया है 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, एसी होना मस्ट है। चलिए नेक्स्ट इश्यूज पे आते हैं। नौसेना के P-75 पनडुब्बी के लिए L&T और नवंतिया द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। नौसेना का कौन सा है पनडुब्बी? P-75। अब यहाँ पे केवल हेडलाइन को ध्यान रखिएगा कि नौसेना की पनडुब्बी का नाम क्या है? P-75। P-75 आपको या तो भारत लिखा होगा या इंडिया भी लिखा मिलेगा। ठीक है, ऐसे P-75 P-75 इस तरह से। तो ये क्या है? पनडुब्बी है। तो इसको किसके साथ समझौता किया गया है? L&T लार्सन एंड टुब्रो और नवंतिया कहाँ की है? नवंतिया कहाँ की है? तो यह स्पेन की है। ठीक है, नवंतिया जो है यह स्पेन की है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ स्पेन की है, स्पेन की कंपनी है। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या क्या है, एक समझौता किया गया है। और कितने का है ये समझौता? 4.8 बिलियन यूरो। कितने की है? 4.8 बिलियन यूरो से अधिक की लागत वाली यह परियोजना भारत की क्या है? सबसे बड़ी रक्षा अधिग्रहण परियोजना है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी रक्षा अधिग्रहण परियोजना है। ओके, आप मैप में देख रहे हैं किस प्रकार से ये बना हुआ है। P-75 जो पनडुब्बी है, P-75 इंडिया या P-75 भारत पनडुब्बी के लिए समझौता किससे किया गया है? स्पेन की नवंतिया से किया गया। कौन कौन किया है? L&T एंड नवंतिया ने मिलकर किया है। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा। कितने बिलियन का है? 4.8 बिलियन का है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत और बांग्लादेश द्वारा रुपये में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया गया है। किसके द्वारा? भारत और बांग्लादेश के द्वारा। ओके, रुपये में व्यापार करेगा, लेकिन शर्त क्या क्या है? उसके लिए भी कंडीशन है कि व्यापार समझौता केवल बांग्लादेश से भारतीय रुपये में निर्यात राशि पर लागू होगा। जो व्यापार का समझौता किया गया है वो बांग्लादेश से क्या होगा? भारतीय रुपये में निर्यात राशि पर लागू होगा। और भारत के साथ क्या किया है? भारत से शेष आयात का निपटान अमेरिकी डॉलर में किया जाएगा। इसके साथ और क्या कंडीशन है वो भी देख लेते हैं और क्या क्या जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश की ओर से भारत के साथ व्यापार और लेन देन किसके साथ हो रहा है? ईस्टर्न बैंक, यानी ईस्टर्न बैंक किसकी है? बांग्लादेश की ईस्टर्न बैंक और सोनाली बैंक लिमिटेड द्वारा। ठीक है, और भारत किसके साथ कर रहा है? भारत क्या का संचालन SBI है और ICICI बैंक के द्वारा। यानी बांग्लादेश की ओर से भारत के साथ जो व्यापार और लेन देन होगा वो ईस्टर्न बैंक है और सोनाली बैंक है, प्लस अगर जबकि भारतीय पक्ष में देखा जाए तो SBI है और ICICI बैंक है, इनके द्वारा इसको नियंत्रित किया जाएगा। बांग्लादेश जो है दक्षिण एशिया में, अगर हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया में, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है दक्षिण एशिया में। और भारत जो है एशिया में, पूरे एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। कहाँ पर? एशिया में। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, तो भारत का अगर हम वैश्विक रूप से तुलना करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा अगर सवाल केवल इस पे हो कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा वैश्विक स्तर पर अगर बात कर जाए, अगर ग्लोबली हम बात करते हैं तो वहां पर किसका नाम आएगा? अमेरिका, USA फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पर आपका चाइना है, थर्ड पोजीशन पर आपका UAE एंड फोर्थ पर आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर बात की जाए व्यापारिक भागीदार की तो। क्लियर? नाउ अब इसके साथ हमें थोड़ा ये भी देख लेना है कि ये तो भारत और बांग्लादेश का होगा कि व्यापार को लेकर के, इसके साथ एडिशनल फैक्ट ये ध्यान रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश, ठीक है, तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ कुछ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ओके,
भारत के कितने ऐसे हैं, चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, इस पॉइंट्स पे मैं लिख दे रही हूँ कि भारत के ऐसे कितने हैं जो बांग्लादेश का सीमा साझा करते हैं। भारत के कितने हो गए, तो आसाम, ठीक है, सीमा साझा, सीमा साझा। तो भारत के कौन कौन से राज्य आएंगे जो सीमा साझा कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं, कौन कौन से हैं, असम, असम, असम हो गया, सिक्किम, सॉरी असम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा त्रिपुरा को लेकर के कि यह तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, तीन ओर से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीन ओर से यह क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ओके, बांग्लादेश से, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कितने, तीन ओर से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए अब आरबीआई ने क्या किया है, जर्मनी, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, म्यांमार, ओमान और अन्य सहित 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की अनुमति दी है। आरबीआई ने किसको किसको दिया है, टोटल 18 देश हैं। आपको आगे एक वर्ल्ड मैप मिलेगा, ठीक है, आगे जो है वर्ल्ड मैप मिलेगा, वहां पर आप इस सबको देख सकते हैं, क्योंकि मैप से ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आसान होगा, हमेशा बोलती हूँ, इसलिए वर्ल्ड मैप है अभी आगे आपको मिल जाएगा। तो भारत में जो आरबीआई ने क्या किया है, जर्मनी, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, म्यांमार, ओमान और अन्य सहित 18 देशों को, तो आपको क्या करना है, 18 देश का नाम याद नहीं रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आरबीआई ने टोटल कितने बोल सकते हैं कितने बैंकों को व्यापार करने की अनुमति जो दी है वो रुपए में दी है, रुपए में, भारतीय रुपए में। तो टोटल 18 देश को उसने अनुमति दिया है। और अब अगर हम बांग्लादेश को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को भी मिल गई है, इसमें भी शुरू होगा व्यापार, तो यह 19वां देश है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये 18 देश को ध्यान रखिएगा। और यह बांग्लादेश जो है भारत के साथ रुपये में व्यापार करने वाला 19वां देश बन गया है, भारत के साथ रुपये में व्यापार करने वाला 19वां देश बन गया है। चलिए नेक्स्ट इश्यूज पे आते हैं, ये तो हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभिजीत चक्रवर्ती जो है उनको क्या किया गया है, एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको, अभिजीत क्या नाम है, अभिजीत चक्रवर्ती। इनका जो इनको नियुक्त किया गया है तो 2 साल के लिए किया गया है, ठीक है, इनको 2 साल के लिए, क्या, एमडी और सीईओ अभिजीत चक्रवर्ती, किसमें किया गया है, एसबीआई कार्ड, ओके, एमडी और सीईओ, कितने साल के लिए, इनको 2 साल के लिए किया गया है, 2 इयर्स के लिए इनको नियुक्त किया गया है, 2 साल के लिए। और हाँ, ये किसका स्थान लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि स्थान किसका लेंगे, तो ये स्थान लेंगे राम मोहन राव अमारा, ठीक है, राम मोहन राव अमारा का स्थान। ठीक है, राम मोहन राव अमारा का स्थान ये लेंगे, राम मोहन राव अमारा का स्थान, ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लेता है कभी कभी। 34वां अंतरराष्ट्रीय 34th जो इंटरनेशनल आपको बोला गया है क्या है, बायोसाइंस यानी जीव विज्ञान ओलंपियाड यूएई में, ठीक है, जो बायोलॉजी आपका बायोलॉजी जो ओलंपियाड है वो कहाँ हो रहा है, यूएई में हो चुका। भारत ने कितना, भारत की पोजीशन थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, बायोलॉजी के ओलंपियाड में भारत की रैंकिंग कितनी है। बायोलॉजी के ओलंपियाड में यूएई में भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। और भारत ने क्या किया है, पहला स्थान ही नहीं, इसने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, इसने 4 स्वर्ण पदक। तो ये ध्यान रखिएगा किसमें है, 34th ओलंपियाड, 34th जो आपका इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड जो किया गया है, बायोलॉजी का ओलंपियाड, ये कहाँ किया गया है, यूएई में किया गया है। भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान के साथ इसने, इधर भी ध्यान रखिएगा कि इसने 4 जो है चार गोल्ड इसने जीता है। और 4 गोल्ड जीतने वाले आप यहाँ इमेज में जो देख रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ध्रुव आडवाणी, कौन कौन है, ध्रुव आडवाणी फर्स्ट, ध्रुव आडवाणी सेकंड है, ईशान पेडनेकर, मेघ छाबड़ा और रोहित पांडा, ठीक है, मेघ छाबड़ा, रोहित पांडा, इन चारों ने क्या किया है, गोल्ड जीता है, इन चारों ने क्या किया है, गोल्ड जीता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, भारतीय, अब आते हैं हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स पे। भारतीय नौसेना का मार्चिंग दस्ता फ्रांस में 14 जुलाई 2023 को क्या कर रहा है, होने वाली किस पैरेड में भाग लेगा, तो बैस्टिल डे पैरेड में। अभी मोदी जी भी करीब इन 2 महीने में आप अगर देखेंगे तो उनकी चौथी विदेश यात्रा होगी, जो कि वह 13 यानी आज और कल वो कहाँ रहेंगे, फ्रांस में रहेंगे। ठीक है, तो भारतीय इनको इस बैस्टिल डे पैरेड का मोदी जी को मुख्य अतिथि बनाया गया है। बैस्टिल डे पैरेड का मोदी जी को क्या किया गया है, मोदी जी को मुख्य अतिथि, हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी, है ना, तो मोदी जी को क्या किया गया है, मुख्य अतिथि के तौर पर ये वहां शामिल हो रहा है, मुख्य अतिथि के तौर पर ये यहाँ शामिल हो रहा है फ्रांस में। बैस्टिल डे पैरेड जो है उनके वहां पे बोला जाता है कि उनकी ये राष्ट्रीय दिवस, इसको क्या किया जाता है, एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है बैस्टिल डे। ठीक है, फ्रांस में इसको एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बैस्टिल जो है और फ्रांस में पहले एक महल था, फिर बाद में वो जेल बना, और करीब इसी 14 जुलाई 1789 में मतलब उस समय जो क्रांति चल रही थी तो क्या हुआ था, कुछ नेताओं को कैद कर लिया गया था। ठीक है, कुछ नेताओं को कैद करके इस बैस्टिल, क्योंकि इसको जेल बना दिया गया बाद में, तो इसी जेल में उनको बंदी बना करके रखा गया था। तो जब क्रांति हुई, ऐसा उसको बोला जाता है कि फ्रांस की क्रांति से इसका कुछ संबंध है, तो उसी फ्रांस की क्रांति के तहत क्या किया, मैं शॉर्टकट में बता दे रही हूँ, बहुत लेंदी नहीं जाएंगे। तो उसने क्या किया कि यहाँ से इस बैस्टिल जेल से, उस समय जो जेल था ये, इस बैस्टिल जेल से करीब 7 कैदियों को छुड़ा लिए गए थे। तो उसके बाद से ही यहाँ पे क्या होने लगा कि करीब 1880 आसपास से यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया इसको बैस्टिल डे के रूप में, यानी इनका जो है राष्ट्र दिवस जो है इनका मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय दिवस के रूप में यह मनाया जाने लगा। तो बैस्टिल डे पैरेड वही है जिसमें कि मोदी जी जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैडेट संचालन को डिजिटल बनाने किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, तो कौन सी है, एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पे आते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक के मालिक कौन है, मार्क जुगरबर्ग। उन्होंने क्या किया है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को उन्होंने लॉन्च किया है। क्या नाम है, माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप, थ्रेड्स नाम है, थ्रेड्स। ओके, थ्रेड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। गारंटी बजट किसने पेश किया है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, सिद्धारमैया। इन्होंने जो है गारंटी बजट पेश किया है, करीब 37,000 करोड़ का जो इनका ये बजट है। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह, G20 जो सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी, कर्नाटक के हम्पी में होगी। इसके साथ ही G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, इस साल G20 की अध्यक्षता किसके पास है, तो भारत के पास है। अध्यक्षता किसके पास है, भारत के पास है, अध्यक्षता भारत कर रहा है। ओके, भारत। और ये कब से कर रहा है, तो यह 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा। इसके साथ यहाँ पर एक वर्ड है ट्रोआइका। ट्रोइका का मतलब होता है बीता वर्ष, आगामी वर्ष और अभी वर्तमान का वर्ष, है ना, जो वर्ष बीत चुका है वो वर्तमान का वर्ष और आगामी वर्ष, यानी आने वाले वर्षों में G20 की बैठक कहाँ कहाँ होगी, इन 3 सालों का आपको रिकॉर्ड याद रखना है, इन 3 सालों का। ठीक है, इन 3 सालों का रिकॉर्ड। तो बीते वर्ष यानी जो वो थी G20 की जो थी वह कौन सी थी, वो 17th एडिशन था। इस साल कौन सा हो रहा है G20 का 18th एडिशन, जो कि अभी न्यू दिल्ली में आयोजित होगा, शिखर सम्मेलन इसका। और नेक्स्ट ईयर जो है 19th शिखर सम्मेलन वो कहाँ होगा, ब्राजील में होगा, ब्राजील के रियो डियो जेनरियो। ओके, भारत में कहाँ हो रहा है, भारत का दिल्ली, भारत का बड़ा ऑब्वियस सी बात है दिल्ली याद रहेगा। और यहाँ पर क्या है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाली में लास्ट ईयर हो चुका है, यानी लास्ट ईयर का मतलब हो गया 2022 में यहाँ हुआ है, ये हो गया 2023 में यहाँ होगा अभी, और ये 2024 में होगा। ट्राइका का मतलब यही होता है, यही है ट्राइका। ओके, नेक्स्ट चलिए, SBI कार्ड के CEO किनको बनाया गया है, अभिजीत चक्रवर्ती। अभिजीत चक्रवर्ती को बनाया गया है SBI कार्ड के MD एंड CEO, जो कि 2 साल के लिए किसका स्थान लेंगे, राम मोहन राव अमारा का स्थान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA के नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है, के राजा रमन को बनाया गया है। तीरंदाजी में विश्व अंडर 21
चैंपियन कौन है? भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी प्रियांश कंपाउंड। प्रियांश। दिल्ली के हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर कर दिया गया है। मिलेनियम सिटी सेंटर कर दिया गया है। ओके। इस साल के लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है किसको दिया जाएगा? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जा रहा है। और लोकमान्य तिलक जो ये पुरस्कार है ये कब दिया जाएगा? तो यह बाल गंगाधर तिलक की कौन सी होगी ये पुण्यतिथि? 103वीं, यानी इनकी जो डेथ हुई थी, इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 1 अगस्त 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन के जस्ट स्टार्ट होने से पहले इनकी डेथ हो गई थी। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में तिलक की डेथ हुई है। और अभी 2023 में इनकी 103वीं जो पुण्यतिथि मनाई जाएगी, वहां पर क्या किया जाएगा? पीएम मोदी जी को सम्मानित किया जाएगा। किस कौन से? इसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से। क्लियर। 5वीं बार राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियन बनी है। 5वीं बार बनी है। कौन है? पद्मिनी राउत। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्षों के दौरान, किसकी है? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, 15 वर्षों के दौरान भारत के कितने लोग हैं जो गरीबी से बाहर निकले हैं? तो करीब कितने हो गए? अगर आंकड़े में ऐसे देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि 415 मिलियन, और इस तरह से 41.5 करोड़ लोग। कितने हैं? 41.5 करोड़ लोग हैं जो इससे बाहर निकल चुके हैं। और करीब 230 मिलियन लोग लगभग अभी भी भारत में है गरीबी में। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो 18% या 1.1 अरब लोग बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चेन्नई सुपर किंग की ब्रांड वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई है? 212 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व पेपर बैग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। मालदीव में उत्मिमू महल के संरक्षण के लिए काम करेगा कौन? भारत करेगा, है ना, भारत करेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद ने क्या किया है? ऑनलाइन गेमिंग पर कितने % जीएसटी कर दिया है? ऑनलाइन गेमिंग पर तो 28% किया है इसने। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग पर इसने 28% कर दिया है। और आप लोग जो जाते हैं ना मूवीज, पीवीआर वगैरह में जो मूवीज देखने जाते हैं, वहां पर खाने पीने की जो चीजें लेते हैं उन सब पे क्या करना है? 5% करीब कर दिया है। ठीक है, वहां पे भी जीएसटी कम कर दिया है, 5% कर दिया है। तो जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर कितना किया है? 28%। ओके। और कैसीनो वगैरह जो है वहां पे भी 28% ही है। लेकिन इसने क्या किया है? इस पे भी क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, इसने एक बहुत अच्छी चीज की है, जो कैंसर से रिलेटेड जो मेडिसिन आती है या जो जरूरत की खाने पीने की चीजें हैं, वहां पर इसने जीएसटी क्या है? काफी कम कर दिया है। इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, आगे तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे अभी। ठीक है। गुजरात में आयुष्मान कार्ड की लिमिट को क्या कर दिया गया है? 2 गुना कर दिया गया है ना। आयुष्मान कार्ड जो है उसको 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। कार्ड की लिमिट कितनी है? 5 लाख है, उसको 10 लाख कर दिया गया है। अब आते हैं एमसीक्यूज पर। महिला शिक्षा की वकालत, महिला शिक्षा की वकालत करने वाली युवा महिला को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन ने किस वर्ष 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में नामित किया गया था? यह वही मलाला जो है, मलाला यूसुफजई, जिनको क्या बहुत मतलब 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, बहुत कम उम्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनको यहाँ पे जो सवाल पूछा है कि मलाला दिवस के रूप में नामित किया गया है, तो यह है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 2013। ठीक है, 2013। इनको क्या किया गया था? इनको गोली लगी थी जब ये पाकिस्तान में, एक पाकिस्तानी मुल्क की हैं, तो वहाँ पर क्या है ना, महिलाओं को शिक्षा को लेकर के इन्होंने कहा, जहाँ पे तालिबानियों का बैंड था कि नहीं ऐसा नहीं है शिक्षा वगैरह को लेकर के, तो इन्होंने उस चीज़ का विरोध भी किया था, जिसके कारण क्या है, इनको गोली लगी है। ठीक है, और इन्होंने यूएन में ही काफ़ी अच्छा एक भाषण भी दिया था महिलाओं को शिक्षा को लेकर के, जिनके कारण को 2014 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा 2013 से। सोचिए कि एक इतने कम उम्र की, वो उस समय मतलब कितनी कम उम्र की 12 साल की एक बच्ची, और इस तरह से तो एक मतलब जो महिलाओं की शिक्षा को लेकर के इतना समझ रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जहाँ पे इतना विरोध है ना। तो चलिए 2013 है, ये क्या है, 2013 में इनको जो है यह दिया गया था। कब? 2013 में इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए इन्हीं के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह भी है, क्षुद्र ग्रह का नाम भी रखा गया है। लिख दूं क्या क्षुद्र ग्रह? वैसे क्वेश्चन इस पे बनेगा नहीं, केवल इतना ध्यान रखिए, क्वेश्चन नहीं बनेगा इस पे। ठीक है,
भारत और किस देश ने 11 जुलाई को रुपये में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया? भारत और किस देश ने 11 जुलाई को किसमें रुपये में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने किया। और बांग्लादेश जो है, भारत अब तक कितने हो चुके हैं? 18 देशों के साथ क्या कर रहा है? रुपये में व्यापार कर रहा है। अब बांग्लादेश का कौन सा नंबर है? बांग्लादेश किस नंबर पर है? तो बांग्लादेश जो है ये 19th नंबर पर है। ठीक है, बांग्लादेश का नंबर क्या है? 19th। और टोटल अब तक कितने देश हो चुके हैं? 18 देशों के साथ यह व्यापार जो है कर चुका है, 18 देशों के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अभिजीत चक्रवर्ती को क्या किया गया है? किस बैंक का एसबीआई कार्ड एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड। चलिए, जिन्होंने राम मोहन राय अमारा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी कि जीएसटी काउंसिल ने क्या किया है कि जीएसटी से छूट दी है। जीएसटी से छूट दी है किसको किसको? देख लीजिए, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है कि कैंसर से लड़ने वाली जो दवाएं हैं उनको, प्लस दुर्लभ बीमारियों की दवाओं जो है उनको जीएसटी से छूट दिया गया है। इसके अलावा क्या है, विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए खाद्य उत्पाद, निम्नलिखित विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए खाद्य उत्पाद। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन, यहाँ तक है क्वेश्चन, यहाँ तक है। बाकी ये लाइन यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो ये यहाँ तक। तो विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए जो खाद्य उत्पाद होते हैं उस पर भी क्या किया गया है? जीएसटी से छूट दे दिया गया है। तो ये 3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा जहां पर जीएसटी से बिल्कुल छूट दी गई है। बाकी ये जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह सवाल यहाँ से नहीं बनेंगे, सवाल बनेंगे आपके ये। ओके, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड यानी बायोलॉजी जो ओलंपियाड किया गया था, कहाँ पर? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। तो वहाँ पे किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? पदक तालिका में पहला स्थान तो भारत ने किया है। 4 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं। तो किसका नाम आएगा? भारत, भारत ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुआयामी गरीबी यानी एमपीआई में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही पूछ लिया है। 15 वर्षों में 315 मिलियन भारतीय जो हैं बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। मैंने कहा था ना, इस क्वेश्चन को हो सकता है कि इस तरह से पूछ ले, तो तरीका कुछ ऐसा दे देगा एग्जाम में। तो इसके जितने पॉइंट्स बताई हूँ सभी को ध्यान में रखिएगा। तो क्या किया गया? कितने मिलियन है? 315। क्या ये डाटा सही है? 315 का कितने मिलियन है? 415 होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ये स्टेटमेंट जो है आपके रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ ना, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है एमपीआई 5 आयामों में यानी इसके 5 डायमेंशंस हैं जिसके तहत ये 15 संकेतकों में गरीबी को मापता है। तो दोनों गलत हो गया। 5 आयाम तो है ही नहीं, इसके तो 3 आयाम है ना, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और आपका लिविंग स्टैंडर्ड यानी जीवन का स्तर। शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। तो 3 आयाम है, तो ये पॉइंट गलत हो गई 5 आयाम का। दूसरा है 15 संकेत है, 15 संकेत नहीं है, 10 संकेतों पे गरीबी को मापता है, तो ये भी गलत है। तो इसका ये दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों गलत है। यानी इसमें आंसर क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं, डी। ठीक है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों के निपटारे में जो है यूपी का पूरे भारत जो भारत में मतलब कौन सा पोजीशन पर है? ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो किस पोजीशन पर है? यूपी सेकंड पोजीशन पर है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। ओके, थर्ड पे कौन है? पुडुचेरी है। थर्ड पे कौन है? पुडुचेरी है। और सबसे खराब कंडीशन किसकी है? बिहार की है। उसके बाद मणिपुर एंड देन आसाम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? जून यानी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ तो कौन होंगे? एशले गार्डनर। एशले गार्डनर को दिया गया है। बी इज योर राइट आंसर, एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 जुलाई 2023 को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 34वां, 38वां, 42वां, 44वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां। अगर अब बात की जा रही है 42वां अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो नाबार्ड की स्थापना हुई कब थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982। ठीक है, 12 जुलाई 1982 में क्या हुई है? इसकी स्थापना हुई है। 12 जुलाई 1982 स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र।
ओके, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। अब थोड़ा सा नाबार्ड का फुल फॉर्म भी ध्यान रख ले। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक, है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट यानी आप इसको लिख सकते हैं हिंदी में राष्ट्रीय कृषि। ये पूछ लेता है एग्जाम में, इकोनॉमिक्स से पूछता है, बहुत बार स्टूडेंट्स को गलत करके आते हैं, इसलिए लिख लें इसको, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए, वहां क्या पूछा गया था? महिला को अभी पूछा गया है कि मेल को पूछा गया, पुरुष को पूछा गया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है इसका सम्मान मिला है राशिद खान, निकोलस पुरन, वानिंदु हसरंगा, बेन स्टोक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, वानिंदु हसरंगा श्रीलंका के हैं, इनको क्या किया गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है। चलिए, तो ये हो गए आज की क्लास की हम लोगों के कुछ इश्यूज हो गए, कुछ फैक्ट्स हो गए और कुछ एमसीक्यूज हो गए। नेक्स्ट सेशन में लोग मिलते हैं, फिर कोई भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके अलावा जो है आप लोग को इसकी जो लिंक है, अगर आप टेलीग्राम लिंक पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी। और ये आपको जो टेलीग्राम लिंक है वो कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे इस चैनल के, तो वहाँ आपको सभी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स के सेशन में। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।